नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर गेवरा माइन विजिट करने के लिए आया हूं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया की सब्सिडरी है और SECL का ये माइन एरिया जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं जिसका नाम गेवरा माइन है। मैं व्यू पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ नज़रों से मैं क्या क्या देख पा रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ, आप भी देखिए। सामने हमको डंपर दिखाई दे रहे हैं, इस तरफ को कोयले की खान है, वहाँ दूर हमको एक शॉवल दिखाई दे रहा है। आज से पहले कभी मैंने शॉवल नज़दीक से नहीं देखा। कुछ देर बाद चलकर हम शॉवल को नज़दीक से देखेंगे और उसके फंक्शन को भी समझेंगे, काम क्या होता है शॉवल का। ये सब जानकारी लेने के लिए आज का विज़िट हमें सनीश भाई करवा रहे हैं। सनीश भाई हमारे साथ ही हैं, PRO SECL। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आज आप हमें गाइड करेंगे कोल माइंस विज़िट करने में। अभी जैसे व्यू पॉइंट से हम जो ये नीचे खुदा हुआ एरिया देख रहे हैं, बहुत सारा ऐसा लग रहा है कोयले की खान यही है। थोड़े बार डिस्क्राइब कर सकते हैं हमें क्या क्या दिख रहा है? SECL मैनेजमेंट की ओर से आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आप इस समय देश की सबसे बड़ी कोयला खदान के सामने खड़े हैं। हम गेवरा के व्यू पॉइंट पे हैं और जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि यहाँ से एक ओवरव्यू हमको खदान का मिल रहा है। तो सामने का जो इलाका है जो ठीक हमारे बाईं हाथ की तरफ आ रहा है, यहाँ पे कोयला उत्पादन हो रहा है और ये खदान लगभग 1980 के बाद शुरू हुई थी और अभी तक जैसा कि हमारे साथी माइनिंग इंजीनियर बता रहे थे अभी आपसे बातचीत में कि 200 मीटर की गहराई तक अभी हम पहुँचे हैं और वहाँ पे फेस कहा जाता है जहाँ कोयला निकलता है। तो कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं जो सरफेस माइनर इको फ्रेंडली तकनीक के जरिए कोयला निकल रहा है, उसको वो लेके ट्रक रिसीविंग स्टेशन तक जा रहे हैं। और जो दाएं हाथ की तरफ जो काम हो रहा है, ये काम कोयला निकलने से पहले का काम है OBR ओवर बर्डन रिमूवल का, यानी कि ज़मीन में कुछ एक गहराई पे जहाँ कोयला मिलता है तो हम लोग पहले ऊपर की सतह को हटाते हैं, मिट्टी रेत जो होता है उसको हटाते हैं। इस प्रक्रिया को हम OBR कहते हैं और उस OBR में ही जो वो डंपर और शॉवेल जिस मशीनों की आप HEMM की बात कर रहे थे वहाँ पे लगे हुए हैं। हम लोग पास जाके देखेंगे तो बड़ा सुंदर नज़ारा उसका दिखेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। तो एक काम करते हैं, अभी हम विज़िट कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले शॉवेल के पास चलें? हाँ, सबसे पहले हम लोग चलेंगे ओवर बर्डन रिमूवल जहाँ पे होता है, क्योंकि हम वहाँ से शुरू करते हैं कि कोयला निकालने से पहले हम लोग ऊपर से OB हटाते हैं, ओवर बर्डन हटाते हैं, तो उसे सबसे पहले समझते हैं और फिर दर्शकों को आसानी होगी समझने में कि कोयला मिल गया है और उस कोयले को कैसे निकालते हैं और फिर आगे का स्टेप होगा कि कोयला उपभोक्ताओं तक जाता कैसे है। जी। लगभग 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र करके अभी हम शॉवल के पास आ गए हैं। तो आप हैं मिस्टर संजय दुबे, तो आप सर यहाँ के इंचार्ज हैं। तो ये शॉवल है ना? हाँ, ये शॉवल गणेश लिखा हुआ है। तो शॉवल का काम क्या होता है? शॉवल वास्तव में कोयला निकालने के लिए पहले हमको मिट्टी हटानी पड़ती है, उसके बाद हम कोयला निकालते हैं। मिट्टी की मोटाई बहुत होती है, कई बार 70 मीटर, 60 मीटर, 50 मीटर, तो हम एक एक लेयर 20 मीटर, 15 मीटर की निकालते हैं। ये शॉवल ब्लास्टिंग के बाद जो मिट्टी बनती है उसको उठाने का काम करता है और उसको ये डंपर में लोड करता है। डंपर से हम दूसरी जगह उसको गिराते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कोयले की लेयर आती है, फिर कोयले की लेयर को निकालते हैं। शॉवल का काम है कि मिट्टी को डंपर पे लोड करना। अच्छा, तो ऐसा काम तो JCB भी कर लेता है? एक्चुअली JCB उस कैपेसिटी का है नहीं और हमको काफ़ी बड़ा अमाउंट हटाना पड़ता है, बड़ा मटेरियल हटाना पड़ता है, हैवी क्वांटिटी हमको हटानी पड़ती है। तो वो ये बड़े शॉवल्स हैं जो एशिया के बिगेस्ट हैं और वो यहाँ डिप्लॉय हैं। तो इनकी कैपेसिटी क्या होती है? इनकी कैपेसिटी है ये 42 क्यूबिक मीटर का शॉवल है। एक बकेट की कैपेसिटी 42 क्यूबिक मीटर है, 42 क्यूबिक मीटर का शॉवल है। क्यूबिक मीटर वॉल्यूम। और ये डंपर जो हैं ये 240 टन के हैं। 240 टन तो बहुत हो गया। मेरे को याद है जब मैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट गया था तो वहाँ पर हमने आयरन ओर का एक माइन विजिट किया था। वहाँ मैंने डंपर देखा था 100 टन कैपेसिटी का। तो तब मुझे लग रहा था 100 टन किसको बोलते हैं, और यहाँ के आप बता रहे हैं 240 टन। 240 टन ये अभी सबसे हाईएस्ट डंपर की कैपेसिटी है जो एशिया में है, वो इस माइन में डिप्लॉय है। बहुत ज़बरदस्त। और ये डंपर जो सामने हमारे खड़ा हुआ है, इसका तो टायर भी देखो बहुत ऊंचा है ना? हाँ, इसका टायर भी बहुत ऊंचा है।
ये भी डंपर है ना? हाँ, ये भी डंपर हैं 240 टन के। ये दूसरे कंपनी के हैं। हाँ। ये बेलाज के हैं और ये कैटरपिलर के हैं। अभी क्योंकि डंपर यहाँ रुका हुआ है तो हम पास चल के देख सकते हैं नज़दीक हाँ, से? बिल्कुल देख सकते हैं। दुबे साहब एक चीज़ बताइए, टोटल गेवरा माइन में कितने डंपर होंगे? अभी डंपर अलग अलग कैपेसिटी के हैं। यहाँ कुछ 150 टन के भी डंपर हैं, कुछ 240 टन के डंपर हैं। 240 टन के डंपर अभी अपने पास 32 हैं। तो ये 240 टन वाला है। हाँ, ये 240 टन का बेलाज कंपनी का डंपर है। कितना ह्यूज टायर है, ऐसा अगर मैं खड़े हो जाऊं तो 2 लोग खड़े हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल है ना? खड़े हो सकते हैं। सही ऊंचा टायर है। और आउट ऑफ क्यूरोसिटी एक चीज़ बताइए, ये टायर की कॉस्ट क्या होगी? ये टायर की शुरुआत 22 लाख 23 लाख से शुरू हो जाती है। 22-23 लाख रुपए का 22 लाख एक टायर। एक टायर का। हाँ, एक टायर। और इसका डीजल टैंक? इसका डीजल टैंक कैपेसिटी जो रहता है वो 3000 से 4000 लीटर का रहता है, जो डिफरेंट कैपेसिटी मॉडल के हिसाब से अलग अलग रहता है। 3000 से 4000 लीटर का टैंक, ह्यूज। और 1 घंटा जब चलता है डंपर तो कितना डीजल कंज्यूम करता है? 1 घंटे चलने में लगभग ये 100 लीटर से लेके 120 लीटर, 100 से 120 लीटर के करीब ये इसका कंजम्पशन रहता है। 100 लीटर। अच्छा जी। दुबे साहब ऊपर जाके देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं, आइए। कहाँ से जाएंगे? अच्छा, वैसे डंपर के ऊपर खड़े होके ना एक बहुत अलग ही फीलिंग आ रही है। हम तो पहली बार इस प्रकार से ऊपर चढ़े हैं और यहाँ पर खड़े होके इस डंपर के ऊपर क्या है वो तो हम नहीं देख सकते, लेकिन सामने वाले डंपर के ऊपर बहुत सारा पत्थर है वो दिखाई दे रहे हैं। गजब। तो भाई साहब कुछ बताओ हमें, आप आपके कैबिन के बारे में, डंपर के बारे में, और आप कब से ये चला रहे हैं? जी, मैं पिछले 8 साल से चला रहा हूँ और मेरा नाम आयुष मसीह है और मेरी ज्वाइनिंग यहीं गेवरा में ही हुई है। ये 240 क्षमता की डंपर है, 240 टन डंपर है और सेफ्टी भी इसमें बहुत से सारी चीज़ें दी हैं, जैसे सेफ्टी बेल्ट है, ब्रेक्स हैं और इसके ब्रेक जो है वो हाई पावर के हैं। मतलब अगर आप कभी भी ढलान में अगर उतर रहे हैं, अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो मशीन वहीं पर खड़ी हो जाएगी। और अब एक चीज़ और है, जैसे यहाँ बैठ के मैं सामने ज़्यादा लंबा नहीं देख पा रहा जी, तो आप कैसे ड्राइव करते समय कैसे विजिबिलिटी मिलती है? अपने को कम से कम लॉन्ग डिस्टेंस 100 मीटर का चाहिए, लमसम 100 मीटर का डिस्टेंस चाहिए। अगर हमारे सामने अगर कोई ट्रक या कोई 4 व्हीलर गाड़ी अगर खड़े हो जाती है सामने में तो अपने को विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी, तो उसमें एक्सीडेंट होने का संभावना है। वेट करते हो क्लियर हो जाए जी। और ये कैमरे क्या लगे हुए हैं? कैमरे ये 360 हैं सर। हाँ हाँ। जब आप जाएंगे तो फ्रंट का भी दिखेगा और आप रनिंग करते समय बैक का भी दिखेगा सर, और लेफ्ट राइट दोनों का दिखेगा सर। हाँ। जी, लेफ्ट राइट दोनों का दिखेगा। और जब आप डंपिंग करने जाएंगे और जब आप जैसे डंपिंग के लिए डंप बॉडी को अप करेंगे तो सर पूरा विजिबिलिटी दिखता है, लोड होते हुए देख सकते हो। जी जी जी। और ये काम यहाँ पर 24 घंटे चलता है ना? जी, चाहे रात के 10 बजे हो, चाहे रात के 3 या दोपहर के 2, 24 घंटे काम चल रहा है माइन में। जी। नीचे उतरते हैं और दुबे साहब कहाँ गए? दुबे साहब से कुछ और समझते हैं माइनिंग के बारे में। दुबे साहब हमने शॉवेल और डंपर को तो नज़दीक से देख लिया, थोड़ा माइनिंग के बारे में बताइए कि जो कोयला है ये ज़मीन से कितना नीचे होता है? यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे कोयला 3 लेयर में मिलता है हमको। सबसे ऊपर का लेयर 25 से 30 मीटर नीचे आता है, उसको यहाँ के लैंग्वेज में E&F सीम बोलते हैं। सीम एक्चुअली कोल सीम में रहता है, एक माइनिंग टर्मिनोलॉजी में उसे सीम कहते हैं। दूसरा जो लेयर आता है वो वहाँ से 40-45 मीटर नीचे आता है, जिसको अपर कुसमुंडा के नाम से जानते हैं। और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 50-60 मीटर नीचे लोअर कुसमुंडा सीम आता है। सबसे मुख्य सीम जो है वो लोअर कुसमुंडा है, वो मुख्यतः 60 से 70 मीटर थिकनेस है उसकी मोटाई। आपकी बात से मैं समझाऊं कि 30 मीटर नीचे पहली बार कोयला मिला जी। उसके बाद दोबारा मिट्टी, फिर कोयला, फिर मिट्टी, फिर कोयला। तो ऐसा करते करते इस समय हम कितने मीटर नीचे हैं? अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये लगभग हम अभी 100 मीटर नीचे हैं। और ये खुदाई होते होते कितने मीटर और जाएगी? खुदाई होते होते हम 200-250 मीटर तक नीचे चले जाते हैं। तो एक बार जैसे मान लीजिए यहाँ पर
खान से जितना कोयला निकल सकता था, जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वायबल था, वो निकाल लिया गया है। तो फिर आप आगे चले जाएंगे। तो ये जो गड्ढा है, ये कैसा रिफिल कर देंगे? ये रिफिल होते चला जाता है, यही मिट्टी जो निकली मिट्टी थी? निकलती है यहाँ रिफिल होते चली जाती है अच्छा, और लेबल होते चली जाती है। समझ गए। और ये जो गेवरा माइन है, अगर हम लंबाई की बात करें तो ये कितने मीटर लंबी होगी? ये पूरा 8 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। अच्छा, और चौड़ाई? चौड़ाई तो जगह के हिसाब से निर्भर करती है। अभी जो हम वर्किंग कर रहे हैं लगभग 250 बाई 8 किलोमीटर, 250-300 मीटर का एरिया है और 8 किलोमीटर का स्पैन। फिर जैसे आगे बढ़ते जाते हैं जाएंगे कि यहाँ पर आप, हाँ, जैसे जैसे लैंड आगे बढ़ते जाती है हम आगे बढ़ते जाते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया। हम कोयले के सीम की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि ग्राउंड जीरो पे कैसे कोयला निकलता है मशीनों से, और फिर उसके बाद हम आगे कोयला डिस्पैच की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक हमने ओबी और कोल देखा, नोटिस किया कि कैसे ओवरबर्डन जो मिट्टी है, पत्थर हैं, उनको अलग कर रहे हैं, डंपर पे लोड करके अलग लेके जाया जा रहा है, और कोयले की खान देखी। लेकिन बहुत नज़दीक से हमने कोयले को नहीं देखा। अब हम ग्राउंड ज़ीरो पे हैं। प्रेमचंद मेहरा जी हमारे साथ हैं। आप हमें बताइए, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है तो जी, इस समय हम कोयले के ऊपर ही खड़े हैं? जी कोयले के ऊपर कोयले के ऊपर खड़े हैं, ये सब कोल है। पूरा कोयल है। 55 मीटर थिकनेस है इसका कोल का। तो वो जो टॉप से देख रहे हैं, जी, वहाँ से लेके यहाँ तक 55 मीटर है। और अभी नीचे कोयला जाएगा। बाकी है। जी थोड़ा नज़दीक चल के देखें कोयले को। जी, जैसे मुझे एक रफ आइडिया है कि गेवरा कोल माइन है, ये साल भर में कितना, 50 टन, 50 52 मिलियन, मिलियन। 52 मिलियन टन, जी 52 मिलियन टन एक साल में कोयला निकाला लास्ट ईयर। जी, अच्छा, तो इसका मतलब डेली बेसिस पे क्या टारगेट रहता है? एक डेली जो है divide करके सर हो ही अभी जाता है। प्रेजेंट में 155 से 2 लाख तक मतलब निकल रहा है डेली। कितना बड़ा ऑपरेशन है ना? बहुत बड़ा, 24 ह्यूज, घंटे काम हो रहा है, ह्यूज ऑपरेशन। सबसे बड़ी माइन है ना हिंदुस्तान सबसे की? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी माइन तो है। इसको ओपन कास्ट बोलते हैं। ओपन कास्ट। एक माइन होती है जिसके में उसमें काम होता है अंडरग्राउंड, जी, वो काम नहीं, यहाँ नहीं होता। नहीं वो लो कैपेसिटी माइन है, वो सब उसमें लो वर्क होता है और उसमें ज़्यादा इतना अमाउंट में कोयला नहीं निकलेगा। अच्छा, पुराने टाइम में हम लोगों को क्या इंप्रेशन होता था कि ये कोयले की खान है, उसमें कुछ कारीगर मजदूर लोग तोड़ रहे हैं कोयले को, फिर सिर पे ढो के जी ट्रक पे डाल रहे हैं। अब ये सारा काम मशीन ऑटोमेटिक करती है। जी, अभी वो सब वर्क पूरा मतलब एकदम ख़त्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया है वो वर्क। अभी सभी पूरा मैकेनाइजेशन हो गया है। देखो जी, ग्राउंड ज़ीरो कोल माइन के एकदम बीच में खड़े होके हम ये सीन आपको दिखा रहे हैं और खुद भी देख रहे हैं। गजब। थोड़ा मशीन के पास चलेंगे? चलें, बिल्कुल। वैसे सोच के कितना अजीब लग रहा है ना, हम कोयले के ऊपर चल रहे हैं। जी आपने बताया इसको बोलते हैं सरफेस माइनिंग मशीन। जी, कुछ बताइए इस मशीन के मतलब कितना चौड़ाई में काटती है, कितना डेप्थ में काटती है? सर ये सबसे पहले ये लिखा है रीटजन कंपनी का बना है ये सरफेस माइनर, और इसका जो है ये लंबाई है ऐसा ड्रम का वो 3.8 मीटर है, और ये जो कटिंग है, कटिंग 35 से 55 सेंटीमीटर करता है ये नीचे कटता है, जब भी घूमेगा तो उतना कटेगा और इस तरह से बढ़ते जाता है। और इसके लिए इसका ये फ़ायदा है कि इसके लिए फेस बहुत बड़ा होना चाहिए, मतलब छोटे फेस में नहीं चल पाएगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। इसके लिए कम से कम 200 मीटर लंबाई फेस और 100 मीटर चौड़ाई फेस होना चाहिए ताकि अच्छे से घूम सके ये, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोयला मिलेगा हमको। इसकी तो कॉस्ट बड़ी ज़्यादा होगी। पीछे मैं जब पूछ रहा था कि शॉवल का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितनी होगी, कितनी बताई थी? 125 करोड़। हाँ, 125 करोड़ का शॉवल। और वो डंपर का भी बता रहे थे कि ये भी बड़ा 25 करोड़ का डंपर आता है जी। अच्छा, इसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट क्या होगी? ये भी 4 करोड़ का मशीन है। थोड़ा देखें नज़दीक से। आइए सर, ये जो मशीन है ये ट्रैक चेन माउंटेड है, दोनों तरफ ये इसमें ट्रैक चेन लगे हुए हैं, और जो कटिंग ड्रम है वो बीच में है। अच्छा। और कटिंग ड्रम का जो लंबाई है 3.8 मीटर है,
एक बार में 3.8 मीटर तक काटेगा। और जो कटिंग डेप्थ है, इसका कटिंग डेप्थ है 35 से 55 सेंटीमीटर। एक बार में ड्रम नीचे चला जाता है। जब मूवमेंट करेगा तो इसमें पिक्स लगे हुए सर, ये तो पिक्स है जो ऐसा दिख रहा है गोला नुकीला, वो पिक्स है, वो कटिंग करता है। और एक बार में उसका साइज जो है कटिंग का वो 35 से 55 सेंटीमीटर काटता है। और ऐसा लंबाई में काटता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है, फिर काटता है, फिर जाता है, फिर काटता है। अभी हमने सरफेस माइनिंग मशीन देखी कैसे कोयले को काट रही है। अब ये सामने जो ट्रक पे लोड हो रहा है ये जाएगा टीआरएस, और टीआरएस जाने के बाद वहाँ से रेलवे लाइन ऐसे रहेगा साइलो, और उसके बाद रेलवे लाइन, साइलो से फिर रेलवे लाइन में लोड होगा, साइलो से फिर एनटीपीसी, फिर एनटीपीसी। सही है। प्रेम जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सर। सही है, बहुत बढ़िया। अब हम टीआरएस चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर अनलोडिंग हो रही है और साइलो जो आप बता रहे हैं वो दिखता कैसे है। और यहाँ से जाने से पहले एक बार आप दोबारा देख लो ये ऑपरेशन जो सामने चल रहा है ना, कैसे कोयले को ट्रक पे लोड किया जा रहा है। 2 मिनट ये देखते हैं खड़े होके, फिर यहाँ से हम चलेंगे। दुबे साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। अभी हम जो ये टीआरएस देखने के लिए आए हुए हैं, टीआरएस बोले तो क्या? टीआरएस मतलब ट्रक रिसीविंग स्टेशन। तो जो हमने पीछे देखा था कोयला कट रहा था छोटे पीसेस में सरफेस माइनिंग मशीन से, वो यहाँ पे आएगा और यहाँ अनलोड होगा। एग्जैक्टली यही होगा। तो इस जगह का काम क्या है, ये जो रोलर लगा हुआ है? काम ये है, इसके नीचे कन्वेयर बेल्ट चलता है, जैसे आप अभी देख पाएंगे बेल्ट चल रहा है, और यहाँ पे फीडर ब्रेकर लगा रहता है। मतलब ये बड़े बोल्डर्स जो भी आते हैं या लंब आते हैं उनको ब्रेक कर देता है और कन्वेयर पे डिस्चार्ज करता है, जिससे ये साइलो में चले जाते हैं। तो यहाँ से साइलो तक का जो कन्वेयर बेल्ट का रास्ता है कितना लंबा है? यहाँ से साइलो लगभग 1 किलोमीटर होगा कन्वेयर बेल्ट पे जाता है वाया कन्वेयर बेल्ट। इंटरेस्टिंग। ये सामने जो ट्रक खड़ा हुआ है इसने अनलोड करना है यहाँ पे? हाँ, यही ट्रक। अच्छा, पानी इसलिए कि धूल ना उड़े। वाटर स्प्रेइंग अरेंजमेंट लगा हुआ है ताकि डस्ट एक्यूमुलेट ना हो सके यहाँ। थोड़ा हम पीछे हट जाते हैं, जैसे ट्रक अनलोड हो जाए यहाँ पर। खदान से हम निकल ही रहे थे तो ये बहुत बड़ी हमने मशीन देखी, तो दुबे साहब ने बताया इसको ना ड्रिल मशीन बोलते हैं। इसके क्या फंक्शंस होते हैं, काम क्या है इसका? ये ड्रिल मशीन है। ये हमारे जो ओवरबर्डन जो हम हटाते हैं, मिट्टी हटाते हैं, उसमें ये ड्रिलिंग करता है। एक्चुअली हार्ड रहता है पूरा, उसमें ये ड्रिलिंग करता है। ये एडवांस मशीन है, पिट वाइपर 381 mm डाया का सबसे बड़ा मशीन है ड्रिलिंग का। ये ड्रिलिंग का होल करता है, ये 20 मीटर का होल करता है डेप्थ का, और डाया 381 mm रहता है। उसमें फिर हम बारूद डाल के उसको ब्लास्ट करते हैं, तब ये छोटे फ्रेगमेंटेशन होता है इसका, और उसको फिर सावल से उठाते हैं। अच्छा, अभी शॉवल वाला पोर्शन हम देख चुके हैं, तो इसका मेन मैं समझाऊं कि ये ड्रिल करेगा, बीच में बारूद डाला जाएगा और ब्लास्ट कर दिया जाएगा। Exactly. उसका ब्लास्टिंग का पर्पस है ओवरबर्डन हटाना, मिट्टी को लूज सॉइल में करना, छोटे छोटे पार्ट में क्रिएट करना ताकि वो इजीली उठा सके। और ब्लास्टिंग के अलावा कोई और तरीका तो इसका है नहीं, और तरीका नहीं। हम सेफ डिस्टेंस पर खड़े होकर ब्लास्टिंग देख रहे हैं। यहाँ से सामने आपको जो ड्रिल मशीन दिखाई दे रही है उससे भी लगभग 100 मीटर 150 मीटर आगे जाके कहीं ब्लास्टिंग होने वाली है। तो देखते हैं कैसे ब्लास्ट करते हैं। और ये सारा खान ही है, आप देख लो, इतनी देर से हम भी देख रहे हैं लेफ़्ट राइट हर तरफ। और अब यहाँ से ना सबको हटा दिया गया है कि उस तरफ कोई भी डंपर भी ना जाए और कोई पर्सन भी ना जाए।
ब्लास्टिंग हमने देख ली है। अब हम गेस्ट हाउस लंच करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम साइलो जाकर विज़िट करेंगे। साइलो विज़िट करने का उद्देश्य ये है कि हम देखें जो कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ कोयला गया वो कहाँ पर गया, उसके बाद वो कैसे रेलवे बोगी में लोड हुआ, क्योंकि उसके बाद वहाँ से कोयले ने जाना है उसके कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर मतलब हमारे जैसे कंज्यूमर नहीं, उसका बायर कौन है, जो बिजली जनरेट करता है, थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और जितनी बेसिक नॉलेज मेरे पास है कि इंडिया की जो 70% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है वो थर्मल पावर प्लांट से होती है, मतलब उनका जो सोर्स होता है वो कोल है। बाकी जितने भी और मेथड हैं बिजली जनरेट करने के वो 30% में आते हैं। आज की डेट में ऐसा है। चलो लंच करने चलते हैं। गेस्ट हाउस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पर है। अभी हम साइलो विजिट करने के लिए आए हुए हैं। हमारी मुलाकात मिस्टर भाटी से हुई है। तो आप यहाँ पर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करते हैं? मैं एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर से गेवरा प्रोजेक्ट में लास्ट 4 ईयर से काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरी पिछले 10-15 मिनट में इनसे कुछ बात हुई तो मेरे को मालूम चला कि आपका ओपन कास्ट माइनिंग में बहुत रिच एक्सपीरियंस है। 33 ईयर्स? 33 ईयर्स में ओपन कास्ट में ही काम कर रहा हूँ कोल इंडिया में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो सर एक चीज़ बताइए, आज हम सुबह से कोल माइन विज़िट कर रहे हैं। हमने काफ़ी सारी माइन के पहलू देखे और कैसे कोयला निकलता है उसके बारे में समझा, और कन्वेयर बेल्ट तक हमने देखा कि कैसे कन्वेयर बेल्ट से कोल नीचे आ रहा है। उसके आगे के स्टेप्स क्या हैं? ऊपर से कन्वेयर बेल्ट से आया तो उसके बाद सीधा साइलो में आता है। हाँ, आपने देखा होगी जो कोयला बेल्ट कन्वेयर से यहाँ आया और यहाँ से डायरेक्ट ये जो हम लोग जो खड़े हैं ये एनटीपीसी के पब्लिक सेलो में खड़े हैं और ये डेडिकेटेड टू एनटीपीसी कोरबा में है। हमारे आप देख रहे हैं यहाँ 2 सेलोज है जिसकी ईच की कैपेसिटी 2400 टन है। ये जो सेलो आप जो ये दोनों बंकर्स बने हुए हैं आपका, ये इसी को हम लोग सेलो बोलते हैं। माइन से बेल्ट से डायरेक्ट कोयला इसमें आता है और इसमें स्टोरेज होता है। और इससे जैसे 2 सेलो है हमारे, तो अल्टरनेट लोडिंग रेल की रैक लोडिंग होती है इसमें। एनटीपीसी की एक यूनिट कोरबा रोज का 40-45 हज़ार टन कोल लेता है। हाँ, हम लोगों से 40 से 45 यहाँ हज़ार टन कोल पर डे लेते हैं। पर डे। अब वो 40,000 टन के सामने 2400 टन का एक साइलो, तो इसका मतलब ये स्टोरेज नहीं कह सकते, ये सिर्फ रेल में डालने का एक साधा तरीका हो गया। यस, एक मतलब कंटिन्यू फ्लो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। जैसे 2 है हमारे 2400 के, तो नीचे रेल में भी एक में अगर रेल लोडिंग होता रहता है तो दूसरा हम लोग ये करते हैं ताकि मिनिमम टाइम लोडिंग टाइम हमारा कम से कम लगे। मतलब यहाँ पर कोल आए और तुरंत एक तरह से 15-20 मिनट आधे घंटे में लोड हो जाए। अच्छा जी। तो एनटीपीसी के अलावा जो बाकी बायर्स हैं, स्टेट ओन जो पावर प्लांट है वो भी हम लोगों से कोयला लेते हैं। उसका जगह अलग है। उसका जो हम लोगों के पीछे साइड में जो आप 2 सेलो देख रहे हैं, ये पब्लिक सेलोज है। इसमें अदर स्टेट के जितने भी पावर प्लांट है, प्राइवेट पावर प्लांट है, उसको कोयला हम लोग वहाँ से देते हैं। और उसमें भी लगभग पर डे हमारा 10 रैक 40,000 हम लोग डेली वहाँ से कोयला डिस्पैच करते हैं। तो 40-45 हज़ार एनटीपीसी, 40-45 हज़ार अदर्स, तो लगभग 1 लाख प्लस हमारा साइडिंग भी आप देखेंगे तो बैक साइड में साइडिंग भी है। वहाँ से भी हम लोग करीब 6-7 रैक पर डे, मतलब 25 to 30,000 वहाँ से भी हम लोग लोड करते हैं। वो भी अदर स्टेट पावर हाउसेज एंड प्राइवेट पावर हाउसेज हम लोग यहाँ से कोयला लोड करते हैं। बहुत ह्यूज है। मतलब मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1.25 लाख टन तो समझ में आ ही रहा है, रोज का कोल यहाँ से निकल ही रहा है। बहुत बढ़िया। अब जैसे रेल आई है सामने, तो हम वहाँ चल के लोडिंग देख सकते हैं। हम लोग वहाँ चलेंगे। ये ट्रेन कितना देर रुकेगी यहाँ पे? ये आपका करीब 40 मिनट्स लगता है एक रेल, 30 to 40 मिनट्स उसको लोडिंग टाइम लगता है। और 10 to 15 मिनट्स हम लोगों का आफ्टर लोडिंग इसको हम लोग सैम्पलिंग करते हैं। यहाँ थर्ड पार्टी सैम्पलिंग है, एनटीपीसी एंड बोथ हमारे साइड से पार्टी रखा हुआ है, वो सैंपल करती है। वो जो डिक्लेयर ग्रेड करेगी उसी का हम लोगों को पैसा मिलता है। अच्छा। यस। साइलोस ये 1987 से ये सेलो इन ऑपरेशन है आपका।
और लगभग आपका 36 ईयर्स हो गया ये उस सैलो को बने हुए। यहाँ से एनटीपीसी कोरबा कितना किलोमीटर है? यहाँ से 17 किलोमीटर है लगभग यहाँ से। साइलो को हम कितने नज़दीक से देख रहे हैं, बहुत सही लग रहा है देखकर कि कैसे कोयला ऊपर गया और उसके बाद बोगी में डायरेक्टली जाके वैगन पे लोड हो रहा है ना। अच्छा, एक चीज़ अभी हमें मिस्टर भाटी ने और इंटरेस्टिंग बताई कि एक जो वैगन है ना उसमें आपने बताया 60 टन कोयला आ रहा है, तो इसमें पूरे रैक में मतलब पूरी गाड़ी में 40 है ना? 40 वैगन है और लगभग 2500 टन, 2400 से 2500 टन। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल आपका जो साइलो है वो 2400 टन कैपेसिटी का है, तो वो एक पूरे रैक को निकाल देता है। एक हमारा एक सैलो से एक रैक निकल सकता है, अगर पूरा भरा हुआ है तो एक सैलो से एक रैक हम लोगों का कंटिन्यू लोडिंग। अब लोडिंग हो रही है और साथ साथ वैगन एक लेवल आगे बढ़ रहा है, तो 40 मिनट में गाड़ी फ्री। एक रेलवे लाइन ये लग रही है, एक रेलवे लाइन वहाँ सामने भी है, इसलिए दो रखते हैं कि हमारा जैसे एक रेड आपका लोडिंग हो रहा है, दूसरा लोड होकर के सैम्पलिंग में हम लोगों को 20 मिनट्स लगता है मिनिमम। तो अवॉइड मतलब आपका लोडिंग टाइम अवॉइड करने के लिए और क्विक, जैसे ये लोड होगा तो दूसरा सैम्पलिंग हो जाएगा, तो हमारा अल्टरनेट आपका रैक लगने का खाली रहेगा नेक्स्ट आपका। ऑपरेशन का जो स्केल है बहुत ह्यूज है, 24 घंटे काम हो रहा है, बहुत 365 डेज 24 आवर्स वर्किंग रहता है आपका, मतलब बंद एक सेकंड के लिए भी ये माइंस बंद नहीं रहता। बिकॉज घरों में बिजली जो जा रही है वो तो पूरी तरह से आज की डेट में कोल पे निर्भर है। जो सरकार ने हम लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि देश के हर कोने में बिजली पहुंचे, तो उसके लिए कोयला की ज़रूरत रहती है, और वो हम लोग डेडिकेटेड हैं कि कोयला हमारी तरफ से हर समय कोयला अवेलेबल रहे, और ताकि देश में हर ज़रूरतमंद को और देश के डेवलपमेंट को ऊर्जा का प्राप्त हो, बिजली की शॉर्टेज ना हो। जो आप ऊपर जो हम लोग बाहर खड़े थे पीछे देख रहे थे, 3 बेल्ट चल रहे हैं, ये तीनों बेल्ट में कोयला फीडिंग होता है, और ये कोयला हमारा डायरेक्ट उसमें सेलो में आके गिरता है। आप यहाँ से भी हम लोगों का मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कितना किस बेल्ट में कोयला कम आ रहा है, किस में कितना ज़्यादा आ रहा है, किस में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ से डायरेक्ट मॉनिटरिंग किया जा सकता है। अगर अच्छा, यहाँ कोई विंडो भी है देख सकें? हाँ, हम लोग वहाँ चलेंगे, हम लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ आप देखिए कि डायरेक्ट जो हमारा कैसे लोडिंग, रैक का लोडिंग कैसे होता है, और कितना फ्लो ऑफ कोल वहाँ से आ रहा है, और कैसे रैक का स्पीड जो है ट्रेन का, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। अभी तक जो हम देख रहे थे ना, साइलो को बाहर खड़े होकर देख रहे थे, तो वहाँ से ना हमें ये नहीं समझ आ रहा था नीचे वो वैगन में लोड होता हुआ कोयला कैसा गिर रहा है, उसका साइज़ क्या है, लेकिन यहाँ से तो सब कुछ एकदम नज़रों के सामने है। वाह। अच्छा, ये साइलो के अंदर ये जो मशीन लगी है ये ऊपर उठती है, क्या बोलते हैं इसको? लोडिंग स्कर्ट बोलते हैं। लोडिंग स्कर्ट। और इसके साथ साथ आप यहाँ देखेंगे आपके बैक साइड में ये ईच वैगन में कितना कोल लोड हुआ और क्या है, ये भी आपका कंप्यूटर से यहीं से डायरेक्ट आपका बता देता है कि इसमें कितना कोयला गया है। रियल टाइम आपका पेमेंट सिस्टम से यहाँ पे। सर एक चीज़ बताइए, कोल में बड़ी सारी जैसे क्वालिटीज़ होती हैं, कोकिंग कोल फिर अलग है, पीट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, करेक्ट। तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सिर्फ कुछ नाम मालूम थे, मैंने आपको बताए। तो जो कोल हम सुबह से देख रहे हैं, ये कौन सी क्वालिटी का कोल है और इसका पर्पस मतलब क्या ये थर्मल के अलावा भी किसी काम आता है? नहीं, ये कोल जो है हम लोगों का थर्मल ग्रेड का ही कोयला है, और जो ग्रेड आपका ग्रेड ऑफ कोल जो G1 से लगा करके G17 तक है, अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू है। हमारे माइंस का जो डिक्लेयर ग्रेड है वो G11 है। G11 मीन्स आपका, इसको अगर हम लोग 1 किलो कोयला अगर जलाएंगे तो उसमें 4000 से 4300 किलो कैलोरी पर केजी हीट जनरेट करे। ग्रेड का अगर हम कंपैरिजन G1 के साथ करें जो स्टील ग्रेड का कोयला है, उसका मोर देन 7000 किलो कैलोरी पर केजी उसका 4000 वर्सेस 7000, और वो जाता है स्टील की यूनिट्स, स्टील यूनिट्स में जाता है। आपका जैसे G11 के बाद G12 का है, तो G12 का जो होगा आपका 4300 टू 4600, ये 300 किलो कैलोरी का एक स्लैब रहता है आपका हर। जैसे G13 है तो आपका 4600 से 4900, फिर 4900 से 5200। इसमें जैसे जैसे 300 का स्लैब बढ़ता रहेगा
तो उसका एक एक ग्रेड अप होता रहेगा, और जितना अच्छा ग्रेड का कोयला है वो आपका G1 G2 G3 G4 ऐसे। तो ये माइन आपने बताया G11 सर्टिफाइड, G11 का कोयला है। जैसे धनबाद साइड में बहुत माइंस हैं, तो वहाँ पर कौन सा ग्रेड होता है? वहाँ G2 G3 के कोयले, G2 G3 G4, तो वहाँ से स्टील यूनिट्स में जाता है? वहाँ स्टील यूनिट्स में, कहीं कहीं आपका असम में भी जो स्टील ग्रेड का कोयला है, जो आपका मैं बताया था आपको मोर देन 7000 किलो कैलोरी पर केजी है, वो स्टील ग्रेड के कोयले हैं वहाँ पे। अभी आज के दिन में सुबह से लेकर शाम तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी ना, सब बड़ी एक तरह से आई ओपनर था हमारे लिए। काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला यहाँ पर आके कि देश की सबसे बड़ी खान में काम कैसे होता है, 24 घंटे काम होता है और क्या ह्यूज स्केल पे होता है। और जिस जगह भी हम हैं गेवरा माइन, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट एम्प्लॉइज़ स्ट्रेंथ कितनी होगी? यहाँ आपका देखेंगे तो मेरे जो प्रोजेक्ट में है 2400 डिपार्टमेंटल है एम्प्लॉय है, और लगभग आपका इतने 3000 कॉन्टेक्चुअल लेबर्स है जो केवल गेवरा माइन देंगे। गेवरा में अप्रोक्सीमेट 2,78,000 मैन पावर्स ऑफ कोल इंडिया है, और SCCL का भी लगभग 46,000 प्लस। मेहनत के साथ साथ ना क्या है, यहाँ जो काम है ओपन कास्ट में ख़ास तौर पे जो मैंने आज देखा, फील्ड का काम है ये सारा। तो किसी को ऐसा नहीं है कि क्लोज ऊपर से छत है वहाँ रुके हुए हो, तो मतलब बड़ा डेडिकेटेड एफर्ट है जो काम करते हैं लोग, मतलब तारीफ़ के काबिल है उनका मेहनत। स्पेशली मौसम बदलता है, कभी धूप होती है, कभी बरसात होती है। हम लोगों आपने देखा कि हम लोगों को ये जो माइनिंग इंडस्ट्रीज है, कोल इंडस्ट्री वार कोई भी इंडस्ट्री जो माइनिंग इंडस्ट्रीज है, जो प्रोडक्शंस होता है आपका, चाहे कोल ले लीजिए, मेटल ले लीजिए, इसको चाहे आप गर्मी हो, गर्मी में आपको अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, सर्दी में अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, उसमें भी आपको काम करना है, रेनी सीजन में भी आपको काम करना है। तो 365 डेज आपको काम तो करना ही है, तो आपको हर चैलेंजेज ये रहता ही है। बाकी जो इंडस्ट्रीज है उसके प्रोडक्शन से और जो आप फील्ड में काम करते हैं, इसका नेचुरल 100% डिफरेंस वर्किंग है यहाँ का। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आके भी हमको काफ़ी रिच इन्फॉर्मेशन मिली, और स्पेशली आपका तो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ही बहुत ज़्यादा रिच है। काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला, और आज मॉर्निंग से ही जैसे हम चीज़ें समझ रहे हैं ना, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंसाइट थी। तो मुझे लगा कि आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जो कोल के बारे में जानने में इच्छुक होंगे, और इससे बढ़िया मौका क्या होगी, हम इंडिया की सबसे बड़ी कोल माइन में आकर हमने ये विज़िट किया। तो भाटी साहब आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब कुछ देर में हम सनीश भाई को मिलते हैं, थैंक्स कर देते हैं, और फिर हमारा ये आज का एपिसोड यहाँ पर हम एंड कर देंगे, राइट? थैंक यू, आपको थैंक्स। आप आए और माइंस पे देखे, और हमको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी, थैंक यू, शुक्रिया। सनीश भाई, आज का हमारा विज़िट काफ़ी अच्छा रहा। स्पेशली देखो ना, सुबह से लेकर शाम तक आज हम कोल माइन में जो चीज़ें देख कर आए हैं, बहुत रिच लर्निंग एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए भी, और साथ में जो लोग देख रहे हैं उन लोग के लिए भी, क्योंकि काफ़ी बार लोग जानना चाहते हैं कि फ़िज़िकली चीज़ें कैसे हो रही हैं, वो विजुअल्स के थ्रू जानना चाहते हैं। तो अब वो अपॉर्चुनिटी काफ़ी लोगों को जिनको आज तक नहीं मिली थी, वो इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी और समझ सकेंगे कोल में काम कैसा होता है। आपको थैंक्स, और मेरी तरफ से स्पेशल थैंक्स आप एक्सटेंड कर दीजिएगा टू CEO एंड CMD डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा जी, क्योंकि उनके और उनकी टीम के सहयोग के बिना हम भी यहाँ नहीं आते और इतनी रिच तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन पा नहीं पाते हैं। और चीज़ें जिस हिसाब से हमने देखी हैं, आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी। रह के मेरे माइंड में सुबह से बात आ रही है कि ऑपरेशन का जो साइज़ है वो ह्यूज है। इतने बड़े ऑपरेशंस को चलाना विदाउट मतलब जो टीम एफर्ट है, टीम की आपस में सिंक है, कोऑर्डिनेशन है, रिमार्केबल है। मई का महीना है, 42 डिग्री टेम्परेचर था आज, तो इसमें ये पूरी टीम अधिकारी से कर्मचारी, कामगार और साथी तक काम कर रहे। तो हमारी ये सोच थी कि क्यों ना उनकी मेहनत को, उनकी लगन को हम देश के सामने प्रस्तुत करें। तो आपको ACCL मैनेजमेंट की तरफ से हम थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप आए और आपके ज़रिए ये जो लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए देश की वो संदेश सब तक जा रहा है, वो सब लोग देख पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ACCL मैनेजमेंट की ओर से आपको शुक्रिया। और अब हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि यहाँ से हम बिलासपुर जाके आज नाइट स्टे करेंगे, शाम का हमने मीटअप भी रखा हुआ है, और कल हम बांधवगढ़ जा रहे हैं। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हम परसों विज़िट करेंगे। ये छोटा सा शॉर्ट टूर है। अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊँगा ना छत्तीसगढ़, तब मैं अच्छे से एक टूर प्लान बना के आऊँगा, जिससे कि मैं 7 से 9 दिन अच्छे से नॉर्दर्न साइड ऑफ छत्तीसगढ़ देख सकूँ। बिकॉज लास्ट टाइम जब हम आए थे ना, तब हम बस्तर गए थे। तो ये
एरिया मेरे माइंड में था। इनफैक्ट आज भी मेरी मॉर्निंग में 3-4 सब्सक्राइबर्स के साथ बात हुई है, उन्होंने मुझे बोला कि आपको ज़्यादा समय लेके आना चाहिए था बट एनीवेज वो मैं अगला विज़िट प्लान करूँगा, हो सकेगा तो अगले साल जैन-फेब में ही प्लान कर लूँगा। राइट है, आपको ये बाय बाय, चलो थैंक्स, धन्यवाद।